भाजपा के नाम पर, विशेषकर नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बिहार में मतदान होते रहे हैं। बिहार में जितने विकास के कार्य हुए हैं उसका कहीं ना कहीं श्रेय नीतीश कुमार को मिलता रहा है। 2026 में उपेंद्र कुशवाहा का टर्म खत्म होगा और उन्हें फिर से राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा। एनडीए ने यह दिखा दिया कि सीट शेयरिंग कैसे की जाती है। एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने अपने हिस्से की सीट को छोड़ा, अपनी जिद को छोड़ा और फिर जाकर के यह समझौता सफल हो पाया। एक प्रकार से हम देखें तो सारा पेच 52 सीटों को लेकर के था, जहां जीत और हार का मार्जिन 5000 से कम मतों का था। इन 52 सीटों में 27 सीटों पर महागठबंधन को जीत हासिल हुई थी और 25 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। इन 52 सीटों पर एनडीए ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए यह समझौता किया है। एक एक करके हम सभी पॉलिटिकल पार्टी का विश्लेषण करते हैं। भाजपा सीट शेयरिंग फॉर्मूला में हमेशा आगे रही और सभी चिराग को मनाने की बात हो या जीतन राम मांझी को मनाने की बात हो, या भाजपा उसमें लीड लेती रही। भाजपा के नाम पर, विशेषकर नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बिहार में मतदान होते रहे हैं, लेकिन भाजपा ने अपनी हिस्से की कई सीटों को छोड़ा। 101 सीटों पर ही भाजपा लड़ने को तैयार हुई। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सबसे समझौता कर रही थी, बात नहीं बन रही थी, फिर जाकर के यह फॉर्मूला तय हुआ कि सभी एक लोकसभा सीट पर जिन्होंने चुनाव लड़ा था वैसे लोगों को 6 विधानसभा सीटें दी जाएंगी। भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लिहाजा उसे 102 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन उसने अपनी एक सीट कम करके 101 पर समझौता किया। जनता दल यू की अब बात करें तो जनता दल यू नीतीश कुमार 2005 से बिहार की सत्ता के केंद्र में है। बिहार में जितने विकास के कार्य हुए हैं उसका कहीं ना कहीं श्रेय नीतीश कुमार को मिलता रहा है। एनडीए में जदयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में जदयू सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इस बार वह सिर्फ 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी कि उसने भी अपने हिस्से की सीटों को छोड़ा है। सबसे ज्यादा जो पेंच फंसा था वो चिराग पासवान को लेकर के था। चिराग पासवान 50 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं थे। पिछले विधानसभा में उन्होंने जदयू की हालत बिगाड़ दी थी और जदयू को सबसे करारी हार मिली थी। 43 सीटें ही जदयू जीत पाई थी। इसका मुख्य कारण चिराग पासवान ही थे। चिराग पासवान इस बार 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे और 5 में उन्हें जीत हासिल हुई थी। फॉर्मूला के हिसाब से उन्हें 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन इस बार वे सिर्फ 29 सीटों पर लड़ रहे हैं, यानी उन्होंने भी अपने एक सीट से समझौता किया। वहीं अगर रालोसपा की बात करें तो रालोसपा 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उसने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि जीत हासिल नहीं हुई थी उपेंद्र कुशवाहा को, क्योंकि पवन सिंह का फैक्टर काम आड़े आ गया था। लेकिन भाजपा और एनडीए ने सदासहता दिखाते हुए उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दे दी। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 2026 में उपेंद्र कुशवाहा का टर्म खत्म होगा और उन्हें फिर से राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा। अब सबसे जो मुंह फुलाए हुए थे, जीतन राम मांझी जी का कहना था कि कम से कम उन्हें 15 सीटों पर लड़ना है, तभी उन्हें राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। लेकिन काफी मान मनौवल के बाद और एक लोकसभा सीट पर उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी। उनके 4 विधायक भी थे, लेकिन उन्होंने समझौता किया। 15 के बदला वह भी सिर्फ 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार घटक दलों के बीच एनडीए ने आपसी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया। अब थोड़ी से बैकग्राउंड में देखें तो भारत की राजनीति में गठबंधन राजनीति को सफल बनाने का श्रेय अगर किसी एक पार्टी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को है। मुझे याद है कि 80 के समय कहा जाता था कि देश पर शासन सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, क्योंकि उसके पहले जितनी बार भी सरकारें बनी वो आयाराम और गयाराम की सरकार बनी। 77 में केंद्र में और पटना में भी सरकार बनी थी। केंद्र में मोरारजी भाई देसाई थे, लेकिन उनकी सरकार भी पूरे कार्यकाल को पूरा नहीं कर सकी। उनके जगह पर फिर दोबारा चौधरी चरण सिंह बने,
वे भी कुछ महीनों के मेहमान रहे और उन्हें भी सत्ता से जाना पड़ा। 77 में अगर हम बात करें तो बिहार की सत्ता में भी यही हुआ। कर्पूरी ठाकुर के बाद रामसुंदर दास और फिर मध्यावधि चुनाव हुए। बिहार की राजनीति में 1967 से एक छोटे समय लगभग 3 वर्षों तक आयाराम गयाराम की सरकार रही। यहां पर एक समय कोई मुख्यमंत्री होता था, दूसरा समय कोई मुख्यमंत्री होता था। संसोपा और प्रसोपा के सरकार का दौर था, यानी कि उस समय भी गठबंधन की राजनीति सफल नहीं हो पाई थी। 89 में जब हम देखते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भी पूरे समय को तक नहीं कार्य कर पाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह उसका चंद्रशेखर बने, उसके बाद उनकी भी सरकार गिर गई। 91 से 96 तक कांग्रेस की सरकार किसी प्रकार चली। 96 के बाद थोड़ी अस्थिरता आई। उस समय एनडीए अस्तित्व में आया और एनडीए ने 99 से लेकर के 2004 तक वाजपेयी जी ने एक सफल गठबंधन सरकार चलाकर यह दिखा दिया कि भारत में भी गठबंधन की राजनीति सफल हो सकती है। और उसके बाद यह क्रम लगातार चलने लगा, पूरे देश में एनडीए अस्तित्व में आया। और 2014 के चुनाव में, उसके पहले 2005 का बिहार विधानसभा का हम चुनाव देखते हैं कि भाजपा और जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा। यहाँ की सरकार पर वो काबिज हुए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तब से भाजपा कई मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज करती रही। 2009 में नीतीश कुमार ने एक भोज दिया था। उस भोज में नरेंद्र मोदी के कारण एक विज्ञापन को लेकर के मामला अड़ा और वह भोज कैंसिल हो गया। फिर भी भाजपा ने गठबंधन नहीं छोड़ा और 2010 का चुनाव भाजपा और जदयू मिलकर के लड़ी थी। दोनों ने मिलकर के यह चुनाव लड़ा था और राजद मुख्य विपक्षी पार्टी होने के लिए सबको मालूम है कि 15% कम से कम सीटें चाहिए, लेकिन उतनी सीटें नहीं मिली थी, 36 नहीं मिली थी। राजद को सिर्फ 22 सीटों से संतोष करना पड़ा था। फिर उसके बाद भी लगातार ये दौर रहा और अब जाकर के हम जो देखते हैं वो कॉम्प्रोमाइज का नया फॉर्मूला सामने आया है। सबको अपने अपनी जिद छोड़नी पड़ी, सबको बिहार विजय के लिए अपना त्याग करना पड़ा और इस प्रकार एनडीए ने सबसे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया। हम लगातार इस मुद्दे पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आग्रह है आपसे। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो